नाजी पराजय के साथ सभी उपनाम लुप्त नहीं हो गए। कुछ लोगों के लिए यह अभिशाप था तो कुछ के लिए लाभ। आज तृतीय राइख के पतन के दशकों बाद भी इसके सबसे खूनी नेताओं के पोते पोतियां अभी भी जीवित हैं और हर एक को यह निर्णय लेना होगा कि उनके खून में बह रहे इतिहास के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने अपने संबंध तोड़ लिए, अपना नाम बदल लिया या आंतरिक निर्वासन का विकल्प चुना। अन्य लोगों ने आवाज उठाई, जांच की और निंदा की। कुछ लोगों ने तो दास श्रम से अर्जित संपत्ति भी बरकरार रखी। तीसरे राइख के उत्तराधिकारी आज कैसे रहते हैं? क्या अपराध से चिह्नित उपनाम के साथ शांति से रहना संभव है? और उनके दैनिक जीवन में नाजीवाद का क्या अवशेष बचा है? रेनर हॉस, आवश्यक विश्वासघात। उपनाम हॉस उन नामों की श्रेणी में आता है जो दरवाजे खोलने से ज्यादा घाव खोलते हैं। रेनर ने इसे वर्षों तक एक अदृश्य बैग की तरह ढोया, एक ऐसी कहानी के बोझ तले जिसका जिक्र उसके परिवार में किसी ने कभी नहीं किया था, जब तक कि अज्ञानता में जीना संभव नहीं हो गया। रेनर हॉस की कहानी ऑनश्विट्ज से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन यह हमेशा उसी स्थान के इर्द गिर्द घूमती रही। 1970 के दशक में जर्मनी में, जब नाजी अतीत पर अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था, होस परिवार स्कूल की दिनचर्या और रात्रि भोजन के बाद की बातचीत के बीच रहता था, जहां युद्ध और दादा शब्द अर्थहीन अमूर्तता की तरह तैरते थे। रुडोल्फ होस इतिहास के सबसे बड़े संहार शिविर का कमांडर नहीं था। यह एक धुंधला सा आंकड़ा था जिसमें कोई गहराई या संदर्भ नहीं था। डचाऊ यातना शिविर की स्कूल यात्रा के दौरान सब कुछ बदल गया। 15 वर्षीय रेनर एक सूचना पैनल के सामने रुका, जहां रुडोल्फ होस की तस्वीर और नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उस रात घर पर भोजन के समय यह प्रश्न उठा। उसके पिता ने उत्तर टाल दिया, उसकी मां ने उसे बिस्तर पर भेज दिया, लेकिन उनकी चाची ने, जो शायद चुप्पी के बोझ से थक चुकी थीं, इसकी पुष्टि करते हुए कहा, हां, आपके दादा ऑनश्विट्ज के कमांडेंट थे। उस वाक्यांश ने उसके अस्तित्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो बात संदेह के रूप में शुरू हुई वह जुनून में बदल गई। रेनर को यह जानना था कि रुडोल्फ होस वास्तव में कौन था। वह पुस्तकालयों में जाते थे, घर में प्रतिबंधित पुस्तकें पढ़ते थे तथा साक्ष्य जुटाते थे। उन्होंने जो पाया वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक बुरा था। एक विनाश मशीन जो नौकरशाही दक्षता और नाजीवाद के प्रति कट्टर भक्ति के साथ चल रही थी। रुडोल्फ होस ने न केवल ऑनश्विट्ज की कमान संभाली थी, वह अपने परिवार के साथ, जिसमें रीनर के पिता भी शामिल थे, परिसर के भीतर एक भव्य 10 कमरों वाले आवास में रहते थे। यह घर, जिसमें बगीचा और कैद नौकर थे, गैस चैम्बरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। जब बच्चे खेलते थे तो दीवार के दूसरी ओर हर दिन हजारों लोगों पर गैस का हमला होता था। इस कपट ने रीनर पर गहरी छाप छोड़ी। उनके पिता एक कृत्रिम स्वर्ग में पले बढ़े थे जो नर्क पर बना था, और दशकों बाद भी वह अपराधी का बचाव कर रहे थे। उन्होंने पारिवारिक समारोहों में कहा, यहूदियों ने इसकी मांग की थी। ऑनश्विट्ज एक श्रम शिविर था, विनाश शिविर नहीं। रेनर इन विचारों से सहमत नहीं थे। वह उनसे बेहद नफरत करता था। यह ब्रेक पूर्णतः आवश्यक था। उन्होंने घर छोड़ दिया, अपने परिवार से सभी संपर्क तोड़ दिए और हौस कबीले के काली भेड़ बन गए। जिस बोर्डिंग स्कूल में उसने शरण ली थी, वहां के माली, जो नरसंहार से बच गया था, ने उसे पहचान लिया और उससे मारपीट की। तुम जिम्मेदार नहीं हो, उसने बाद में उससे कहा, लेकिन तुम्हारा अंतिम नाम खून से लथपथ है। परिवार के सहयोग के बिना रीनर ने अभिलेखों में अर्थ की खोज की। उन्होंने विधिवत शोध करना शुरू किया और अपने दादाजी के बारे में उपलब्ध सभी चीजें पढ़ने लगे। उनके निर्देशन में ऑनश्विट्ज ने जाइक्लोन बी के उपयोग को परिष्कृत किया, उच्च क्षमता वाले शवदाह गृह स्थापित किए और अंतिम समाधान का केंद्र बन गया। होस ने व्यक्तिगत रूप से बिर्केनौ परिसर के विस्तार की देखरेख की और वाराणसी सम्मेलन में भाग लिया, जिसने लाखों यूरोपीय यहूदियों के भाग्य का फैसला किया। उनके जीवन के सबसे रोमांचक क्षणों में से एक था ऑनश्विट्ज की उनकी यात्रा। उस स्थान पर वापस लौटना जहां उसके दादा ने एक पर्यटक के रूप में नहीं, बल्कि जल्लाद के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, एक क्रांतिकारी टकराव का कार्य था। वहां उनकी मुलाकात इजरायली छात्रों के एक समूह से हुई। एक युवती ने उन्हें एक छोटा सा समुद्री शंख दिया, जिस पर नीले रंग का डेविड सितारा बना हुआ था। उसे अपने साथ ले जाओ, उसने कहा, यह स्मृति भी तुम्हारी है। तब से रीनर ने इसे पीड़ितों के साथ अप्रत्याशित गठबंधन के प्रतीक के रूप में अपने गले में पहना है। रेनर को समझ आ गया कि चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया।
उन्होंने साक्षात्कार दिए, वृत्त चित्रों में भाग लिया तथा जीवित बचे लोगों के साथ स्मारक यात्राओं पर गए। एक अवसर पर उन्होंने अपने दादा की निजी वस्तुओं को प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत किया। उनकी कड़ी आलोचना की गई, लेकिन उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। व्यक्तिगत लागत बहुत अधिक रही है। उसका परिवार उसे देशद्रोही मानता है। उन्हें नवनाजी समूहों से धमकियां मिली हैं और अपने अंतिम नाम के बारे में लगातार पूछे जाने वाले सवालों के भावनात्मक बोझ के साथ जीना पड़ा है। एक अवसर पर उन्होंने एक पूर्व पोलिश कैदी से संपर्क करने का प्रयास किया जो उनके दादा का निजी नाई था। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आपको रुडोल्फ होस में मानवता का कोई भाव याद है? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, वह हत्यारा था, तब भी जब वह मुस्कुराता था। 2015 में रीनर हॉस को गलती से नवनाजी समर्थकों की सूची में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि उनका नाम दूर दराज के मंचों से जोड़ दिया गया था जिन्होंने बिना अनुमति के उनकी पहचान का उपयोग किया था। इनकारवादी समूहों के पुनरुत्थान से सतर्क होकर जर्मन अधिकारियों ने कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइलों की निगरानी शुरू कर दी और उपनाम होस को एक बार फिर प्रतीकात्मक जोखिम के रूप में सूचीबद्ध किया गया। रेनर ने सार्वजनिक रूप से इस बात की निंदा की कि उनके उपनाम का उपयोग नवनाजी समूहों द्वारा घृणास्पद भाषण को वैध बनाने के लिए किया जा रहा है। यहां तक कि कमांडर के पोते के कथित पत्रों की जालसाजी भी की जा रही है। लीपजिग में एक कार्यक्रम में उन्हें उपस्थित लोगों से शारीरिक धमकियां मिली, जिन्होंने उन पर आर्यन रक्त के प्रति गद्दारी करने का आरोप लगाया। कई महीनों तक वह अनौपचारिक पुलिस सुरक्षा में रहे और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। अपने दादा का आदर करने वालों द्वारा उन पर हमला किया जाना विडंबनापूर्ण था, जिससे पता चलता है कि उनका संघर्ष कितना असुविधाजनक था, न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि तृतीय राइख के वैचारिक उत्तराधिकारियों के लिए भी। रेनर फिलहाल जर्मनी में रहते हैं। अपने व्याख्यानों में वे विदेशी द्वेष के पुनरुत्थान, लगातार यहूदी विरोध तथा घृणास्पद भाषण के खतरे के बारे में बोलते हैं। वह अति दक्षिणपंथी पार्टियों और इनकारवादी आंदोलनों का उल्लेख करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ शब्दों से शुरू होता है। बेटिना गोरिंग, शरीर से वंश तोड़ना। कुछ परिवारों में उपनाम ही प्रतीक चिन्ह होता है, दूसरों में एक कब्र का पत्थर। बेटिना गोरिंग का जन्म आधुनिक जर्मन इतिहास के सबसे बोझिल उपनामों में से एक के साथ हुआ था। उनके परदादा हरमन गोरिंग तृतीय राइख के संस्थापकों में से एक, लुफ्टवाफे के सर्वोच्च कमांडर, प्रारंभिक दिनों में गेस्टापो के प्रमुख और नाजी नस्लीय नीतियों के वास्तुकार थे। बेट्टिना को अपनी वर्दी तो विरासत में नहीं मिली, लेकिन उसे अपनी छाया विरासत में मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में जर्मनी में पली बढ़ी उन्हें छोटी उम्र में ही यह एहसास हो गया था कि उनके उपनाम के कारण असहज प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती थीं। नजरें, खामोशियां, दूरियां, कोई भी इसे समझा नहीं सका, लेकिन विरासत वहां थी, अपरिहार्य। वह लगभग 10 वर्ष का था जब इतिहास की कक्षा में उसे अपने अंतिम नाम का वास्तविक महत्व समझ में आया। उनके परदादा का नाम पाठ्य पुस्तकों में बम विस्फोटों, निर्वासन और युद्ध अपराधों से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन चुप रही। उन्होंने इसे एक आंतरिक जलन के रूप में रखा। समय के साथ जो मैं जानता था और जो मैं महसूस करता था, उसके बीच का अंतर बढ़ता गया। घर पर उनकी दादी, जो शासन के दौरान हरमन गोरिंग के बहुत करीब थीं, ने नाजीवाद के अपराधों से इनकार किया। जब बेटिना ने ऑशविट्ज के बारे में एक वृत्तचित्र देखने के बाद हॉलोकॉस्ट के बारे में बात करने की कोशिश की तो प्रतिक्रिया बहुत क्रूर थी। उसकी दादी ने दावा किया कि यह सब यहूदियों का दुष्प्रचार था तथा विजेताओं की मनगढ़ंत कहानी थी। उस रात बेट्टिना को पता था कि उसे भागना होगा। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। यह विघटन का पहला सबसे जरूरी कार्य था। वह बिना किसी स्पष्ट दिशा के भाग गया और एक भटकती हुई जिंदगी शुरू कर दी। वह कम्यूनों में रहते थे, आध्यात्मिक केंद्रों का दौरा करते थे तथा 1970 और 1880 के दशक के हिप्पी आंदोलन और प्रति सांस्कृतिक हलकों का अन्वेषण करते थे। वह जर्मनी से दूर, गोरिंग नाम से दूर, स्वयं को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने उन बैठकों में भाग लिया जहां नाजीवाद के पीड़ितों के बच्चे झल्लादों के बच्चों से मिले। ऐसी ही एक मुलाकात में एक बुजुर्ग यहूदी व्यक्ति, जो यातना शिविर से बच निकला था, ने उन्हें अपनी बांह पर बना एक टैटू दिखाया। उन्होंने कहा, इस जीवन में आपको और मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन फिर आश्चर्यजनक रूप से उसने उसे गले लगा लिया। 30 वर्ष की उम्र में बेट्टिना ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उसने स्वेच्छा से नसबंदी करा ली। यह कोई चिकित्सीय निर्णय नहीं था।
बल्कि एक प्रतीकात्मक निर्णय था। मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहते थे कि गोरिंग नाम, न ही उसका आनुवंशिक स्वरूप, न ही उसका इतिहास उनके शरीर के माध्यम से आगे बढ़े। नसबंदी का कार्य उसके लिए जैविक और आध्यात्मिक चोट था, शरीर के माध्यम से अतीत से नाता तोड़ना। मुझे ऐसा लगा कि मेरी वंशावली मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। मुझे डर था कि मेरे खून में कुछ है, कुछ ऐसा जो खुद को दोहरा सकता है। उनके भाई ने भी, जो उनकी ही तरह की भावना रखते थे, वही निर्णय लिया। उन्होंने इसे एक ऐसे वाक्यांश के साथ व्यक्त किया जिसे बेटिना कभी नहीं भूली। मैंने लाइन काट दी। यह कोई किशोर नाटक नहीं था, यह एक वयस्क सुविचारित निर्णय था जो एक ऐतिहासिक चक्र को सबसे अंतरंग दृष्टिकोण से बंद करने का था। बेटिना अंततः सांता फे, न्यू मैक्सिको में बस गईं। वहां उन्हें वह शांति मिली जो उन्हें अपने देश में नहीं मिली थी। रेगिस्तानों, स्वदेशी अनुष्ठानों, आध्यात्मिक समुदायों और यहूदी पड़ोसियों के बीच उन्होंने एक नया जीवन निर्मित किया। वह जनता की नजरों से दूर एक वैकल्पिक चिकित्सक के रूप में काम करती है। डॉक्यूमेंट्री हिटलर्स चिल्ड्रन में वह एक कमजोर और ईमानदार व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। वह न तो स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, न ही स्वयं को उचित ठहराने का। एक प्रभावशाली दृश्य में वह होलोकॉस्ट से बचे लोगों के बच्चों के बीच मार्च करते हैं और एक प्रतीकात्मक अभ्यास में भाग लेते हैं। जब वह चलती है तो दूसरे लोग उसका अपमान करते हैं, उससे भिड़ जाते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं। वह जवाब नहीं देती, बस रो। यह दृश्य उन संपूर्ण पीढ़ियों के संघर्ष को दर्शाता है जो उस विरासत के बोझ के साथ पैदा हुए थे जिसे उन्होंने नहीं चुना था। बेटिना की कहानी एक असहज प्रश्न उठाती है। क्या आप किसी ऐसी चीज के लिए दोषी महसूस कर सकते हैं जो आपने नहीं की? उसके लिए इसका उत्तर हां है। न्यायिक गलती के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक बोझ के रूप में। यह कोई स्व लगाई गई सजा नहीं है। यह सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है। यह तय करना कि इसके माध्यम से इतिहास खुद को दोहरा न सके। साक्षात्कारों में उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी कभी उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या उनका निर्णय बहुत अधिक अतिवादी था, या फिर किसी दूसरे उपनाम के साथ उनका जीवन कुछ अलग होता। लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है। वह जानते हैं कि बहुत से लोग ये नहीं समझते कि ऐसा नाम रखने का क्या मतलब है जो मृत्यु, क्रूरता और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। शांति से रहो, लेकिन भूलो मत। वह कोई कार्यकर्ता नहीं है, वह राजनीति में शामिल नहीं है, वह किसी फाउंडेशन का नेतृत्व नहीं करते हैं। उनका कृत्य व्यक्तिगत था, सार्वजनिक नहीं। लेकिन उनकी चुप्पी में एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि है। प्रतिरोध के सभी कार्य बैनरों के साथ नहीं किए जाते, कुछ काम स्केल पेल से किए जाते हैं। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि सभी वंशज सार्वजनिक मुक्ति नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो बस अतीत को अपने भीतर से काट देना चाहते हैं। और कभी कभी शरीर ऐतिहासिक स्मृति का सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। कैटरीन हिमलर, इतिहासकार जिन्होंने अपना उपनाम उजागर किया। कुछ लोग अपने अंतिम नाम के बोझ से बच जाते हैं, अन्य लोग इसका सामना प्रकाश और विधि से करते हैं। कैटरीन हिमलर ने यह दूसरा रास्ता चुना। उनकी कहानी एक निष्क्रिय पीड़ित की नहीं है, बल्कि एक शोधकर्ता की है जिसने पारिवारिक अभिलेखों को खंगालने का निर्णय लिया, भले ही इसका अर्थ उन मिथकों को तोड़ना ही क्यों न हो जिनके कारण उनका पालन पोषण हुआ था। कैटरीन का जन्म 1967 में जर्मनी में हुआ था, जहां हिमलर का नाम नाजी शासन के स्तंभों में से एक के रूप में गूंजता था। हेनरिक हिमलर उनके परदादा एसएस के प्रमुख थे, तीसरे रेह के दमनकारी तंत्र के वास्तुकार थे तथा यातना शिविरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन घर पर कहानी कुछ और ही थी। उनके दादा अर्नेस्ट हिमलर को एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो किसी अपराध में संलिप्त नहीं थे। हेनरिक यद्यपि छाया की तरह सर्वव्यापी थे, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। कैटरीन इसी तरह बड़ी हुई, खामोशी की दीवारों और सावधानीपूर्वक संपादित यादों के बीच। किशोरावस्था में उस कहानी में पहली बार दरारें आईं। एक सहपाठी ने उनसे सीधे पूछा कि क्या उनका हेनरिक हिमलर से कोई संबंध है। यह प्रश्न उस पर पत्थर की तरह लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन उस दिन के बाद से उनका अंतिम नाम सिर्फ हस्ताक्षर मात्र नहीं रह गया, बल्कि एक सतत प्रश्न बन गया। कई वर्षों बाद जब वह गर्भवती हुई, तब उसे उस पारिवारिक रहस्य को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को खामोशी विरासत में मिले। मैं चाहती थी कि उसे मिथकों के बिना असली कहानी पता चले। कैटरीन ने 3 हिमलर भाइयों के जीवन पर शोध करना शुरू किया। हेनरिक, जो सबसे प्रसिद्ध थे, गेबर्ड सबसे बड़े और अर्नेस्ट उनके दादा।
उद्देश्य स्पष्ट था, यह समझना कि क्या अर्न्स्ट, जैसा कि उनके परिवार ने कहा था, मात्र एक दर्शक थे या फिर वे भी नाजी मशीनरी का हिस्सा थे। उन्होंने जो पाया उससे परिवार की छवि नष्ट हो गई। उनके दादा एसएस के सक्रिय सदस्य थे जो कम उम्र से ही नाजी पार्टी से जुड़े थे और जर्मन राज्य रेडियो में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे जहां से नफरत फैलाने वाले भाषण फैलाए जाते थे। एक पत्र में उन्होंने एक यहूदी इंजीनियर को निर्वासित करने की सिफारिश की, जिसके निर्णय के कारण संभवतः उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। 2005 में कैटरीन ने डाई ब्रूडर हिमलर एन ड्यूश फेमिलियन गस्चिचते हिमलर ब्रदर्स द स्टोरी ऑन ऑफ ए जर्मन फैमिली नामक एक लगभग 400 पृष्ठीय निबंध प्रकाशित किया, जो तीसरे रह के सबसे अंधकारमय राजवंशों में से एक का विश्लेषण करता है। उनका काम हेनरिक की पारंपरिक जीवनी नहीं है, यह इस बात का एक एक्सरे है कि नाजीवाद के भीतर परिवार किस प्रकार कार्य करते थे, किस प्रकार निष्ठाएं, औचित्य और निष्क्रिय सहभागिता का निर्माण किया जाता था। और सबसे बढ़कर युद्ध के बाद इन परिवारों ने बिना कोई जिम्मेदारी उठाए जीवित रहने के लिए अपनी कहानी फिर से लिखी। पुस्तक ने तत्काल प्रभाव डाला। इसे विद्वानों और नरसंहार से बचे लोगों द्वारा मनाया गया, लेकिन उनके अपने परिवार में इसे विश्वासघात के रूप में देखा गया। कुछ रिश्तेदारों ने उन पर नाम खराब करने का आरोप लगाया। अन्य लोगों ने संपर्क तोड़ दिया। कैटरीन ने अपना शोध जारी रखा। यद्यपि आधिकारिक तौर पर हिमलर उपनाम को अस्वीकार कर दिया गया है, फिर भी चरमपंथी हलकों में इसका सम्मान किया जाता है। प्रकाशन के बाद कैटरीन को धमकियां मिलीं। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह जर्मन स्मृति का अपमान कर रहा है तथा वह रीच के दुश्मनों के साथ संबद्ध है। एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। उसने उत्तर दिया, मुझे घृणा से अधिक विस्मृति का भय है। अन्य वंशजों के विपरीत जिन्होंने अपना उपनाम बदल लिया था, कैटरीन ने इसे रखने का निर्णय लिया, क्योंकि इसे बदलने से इतिहास नहीं बदलता। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी आंखों में देखें और जानें कि हिमलर का मतलब कुछ और भी हो सकता है। जिम्मेदारी, स्मृति, सच्चाई। उनका सबसे मूल्यवान योगदान निर्दोष परिवार के मिथक को तोड़ना है। युद्ध के बाद कई जर्मनों ने एक ऐसी कहानी अपना ली जिसके अनुसार उनके रिश्तेदारों को कुछ भी पता नहीं था या उन्होंने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। उन्होंने दस्तावेजों, पत्रों और साक्ष्यों के माध्यम से इसके विपरीत बात साबित की। उनकी पुस्तक से पता चलता है कि किस प्रकार हिमलर शासन से आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए और किस प्रकार उनके कार्य, सामाजिक और व्यक्तिगत निर्णय नाजी परियोजना के साथ जुड़े हुए थे, और कैसे तीसरे रह के पतन के बाद उन्हें किसी भी वास्तविक परिणाम का सामना किए बिना समाज में पुनः शामिल कर लिया गया। यह पैटर्न हजारों जर्मन परिवारों में दोहराया जाता है, जिससे उनका काम न केवल पारिवारिक जीवनी में बदल जाता है बल्कि एक सामूहिक दर्पण में भी बदल जाता है, जो हमें विरासत में मिली स्मृति पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जिन लोगों ने अपनी वंशावली से नाता तोड़ने का निर्णय लिया और जिन्होंने इसे दबा दिया, उनके बीच संघर्ष केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं था। पश्चिमी जर्मनी में 1979 और 1985 के बीच बवेरियन स्कूलों में एक गोपनीय पायलट कार्यक्रम चलाया गया, जहां राज्य ने शिक्षा प्रणाली के भीतर नाजी विरासत को संबोधित करने का प्रयास किया। इसमें 62 परिवारों ने भाग लिया, जिनके उपनाम एसएस, गेस्टापो या एनएसडीएपी के सदस्यों से जुड़े थे। छात्रों को विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के तहत विशेष मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यद्यपि इस कार्यक्रम को भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोप लगाने वाली प्रेस लीक के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2009 में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से अतीत के अंतरपीढ़ीगत बोझ को दूर करने के लिए एक प्रारंभिक संस्थागत प्रयास का पता चला। बेट्टिना गोरिंग जैसे व्यक्तिगत निर्णयों के विपरीत इस दृष्टिकोण ने शिक्षा के माध्यम से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः कलंक को ही जन्म दिया। आज ये अभिलेख इस अध्ययन के स्रोत के रूप में काम करते हैं कि किस प्रकार राज्य, स्कूल और परिवारों ने अपनी नाजी विरासत का सामना करने का प्रयास किया और कभी-कभी असफल भी रहे। जेनिफर टीज, जल्लाद की पोती, मौन की बेटी। जेनिफर टीगे की पहचान में एक मौलिक विरोधाभास है। वह अफ्रीकी जर्मन है, सांस्कृतिक रूप से यहूदी है तथा सबसे क्रूर नाजी कमांडरों में से एक अमोन गोथ की पोती है। उनकी कहानी एक अनोखे मामले का प्रतिनिधित्व करती है, जहां एक ही व्यक्ति के शरीर में रक्त और स्मृति आमने सामने टकराते हैं। इस मूल की खोज 2008 में हैम्बर्ग के एक सार्वजनिक पुस्तकालय में हुई थी।
38 वर्षीय जेनिफर किताबें देख रही थीं, तभी उन्हें एक किताब लाल कवर वाली मिली। इसे खोलने पर उन्होंने इसके पन्नों में अपनी जैविक मां मोनिका हर्टविग को पहचान लिया। पुस्तक से पता चला कि मोनिका के पिता प्लासजोव शिविर के कमांडेंट अमोन गोथ थे, वही व्यक्ति जिसने अपनी बालकनी से कैदियों को गोली मारी थी, जिसका वर्णन राल्फ फिएनेस ने शिंडलर्स लिस्ट में किया है। इस रहस्योद्घाटन से शारीरिक और भावनात्मक पतन हुआ। कई सप्ताह तक जेनिफर न तो सो सकी और न ही अपने बच्चों की देखभाल कर सकी। दशकों से सावधानी पूर्वक बनाई गई उनकी पहचान उस सच्चाई के सामने ढह रही थी जो किसी ने उन्हें नहीं बताई थी। जेनिफर का पालन पोषण उसकी जैविक मां ने नहीं किया था। जन्म के समय उसे अनाथालय में दे दिया गया तथा 7 वर्ष की आयु में उसे एक जर्मन परिवार ने गोद ले लिया। वह जानता था कि वह अफ्रीकी मूल का है। उसके पिता नाइजीरियाई थे, लेकिन वह अपनी मातृवंशीय उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था। अपनी युवावस्था के दौरान वह इजराइल में रहे, तेल अवीव में अध्ययन किया, हिब्रू भाषा सीखी और यहूदी समुदाय के साथ गहरे संबंध स्थापित किए। कोई भी, यहां तक कि वह स्वयं भी, यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह उसी शहर के जल्लाद की वंशज थी। सबसे विनाशकारी बात यह एहसास था कि यदि वह अपने दादा के समय में रहती तो वह स्वयं उनके द्वारा लागू की गई नस्लीय नीति के कारण नष्ट हो जाती। इस अस्तित्वगत विरोधाभास ने उन्हें एक मनोचिकित्सा केंद्र में पहुंचाया, जहां उनका तीव्र अवसाद से पीड़ित होने का निदान किया गया। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में पत्रकार निकोला सेलमेयर के साथ मिलकर माई ग्रैंडफादर वुड हैव शॉट मी लिखना भी शामिल था। पुस्तक में उनके दोहरे दुख का वर्णन किया गया है, मां द्वारा त्याग दिया जाना और परिवार की विरासत की खोज। रेनर होस या कैटरिन हिमलर के विपरीत जेनिफर को नाजीवाद से अपने संबंध को स्वीकार करने में दशकों का समय नहीं लगा। उन्होंने इसे वयस्क होने पर जाना, जब उनकी पहचान पहले से ही बनी हुई थी, जिससे इसका प्रभाव और भी अधिक गहरा हो गया। इस सच्चाई को समझने के लिए जेनिफर पोलैंड गई। उन्होंने प्लासजोव का दौरा किया, जहां उनके दादा के आदेश के तहत हजारों लोगों को मार दिया गया था। वह गोथ के घर के सामने रुका, उसी हवा में सांस ली, उसी क्षितिज को देखा। वह मुक्ति की तलाश में नहीं था, बल्कि समझ की तलाश में था। उन्होंने अपनी मां मोनिका की कहानी भी पुनः गढ़ी, जो मौन के बोझ तले जी रही थी। गोथ की विधवा ने आत्महत्या तक उनकी एक तस्वीर अपने पास रखी तथा कभी भी उन्हें अस्वीकार नहीं किया। जेनिफर समझ गई कि यह आघात एक जहरीली विरासत की तरह उसे दिया गया था। उसकी मां, जो एक अपराधी की बेटी थी, को इनकार में पाला गया था। वह बदले में उपेक्षा में पली बढ़ी। जेनिफर का अनुभव अन्य वंशजों से बिल्कुल अलग है। उनका शरीर, उनकी काली त्वचा, उनकी अफ्रीकी विशेषताएं उनके दादा द्वारा समर्थित नस्लीय आदर्श का जीवंत विरोधाभास है। यह विरोधाभास उनकी व्यक्तिगत सुलह की प्रक्रिया का केंद्रीय विषय रहा है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, वह जिस दुनिया का निर्माण करना चाहते थे, उसमें मेरा अस्तित्व असंभव होता। जेनिफर फिलहाल जर्मनी में रहती हैं, लेखन और व्याख्यान देती हैं। उन्होंने अपना अंतिम नाम तो नहीं बदला है, लेकिन उसका व्यक्तिगत अर्थ बदल दिया है। बेट्टीना गोरिंग के विपरीत उन्होंने नसबंदी के माध्यम से अपने वंश से संबंध नहीं तोड़ा। कैटरिन हिमलर के विपरीत उन्होंने पारिवारिक अभिलेखों पर व्यापक शोध नहीं किया। उनका दृष्टिकोण अधिक भावनात्मक रहा है, नाजी नस्लीय परियोजना की ऐतिहासिक हार के साक्ष्य के रूप में अपने अस्तित्व का उपयोग करना। उनकी कहानी को एनिमेटेड लघु फिल्म होली होलोकॉस्ट में रूपांतरित किया गया, जिसमें एक इजरायली महिला के साथ उनकी दोस्ती को दर्शाया गया है। पीड़िता और हत्यारे की पोती की एक जैसी रोजमर्रा की जिंदगी का विरोधाभास उसके लिए एकमात्र संभव रास्ता है। स्वचालित क्षमा नहीं, बल्कि साझा चेतना। 2016 में जेनिफर टीगे के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र को जर्मनी में 2 ऐतिहासिक फिल्म समारोहों में कार्यक्रम की विषय वस्तु के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि आयोजकों ने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन किया, लेकिन स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स ने आंतरिक ईमेल लीक कर दिए, जिनमें अत्यधिक भावनात्मक प्रदर्शन का संकेत दिया गया, क्योंकि नायक जर्मन स्मृति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता है। डेयर फ्री टैग के एक पत्रकार द्वारा बताया गया कि वास्तविक कारण एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला को नाजीवाद के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने में असुविधा थी। इस विवाद के कारण सांस्कृतिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और जेनिफर को जर्मन जनमानस में व्याप्त संरचनात्मक नस्लवाद के बारे में बोलने के लिए प्रेरित किया। तब से उनकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई है कि कैसे नाजी विरासत के विमर्श को आधिकारिक संदर्भों में भी अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जेनिफर से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, आपने इससे कैसे उबरा?
अभी भी दर्द होता है? उनका जवाब है कि इस पर कोई निश्चित विजय नहीं है, केवल जागरूकता और निरंतर पुनर्निर्माण ही संभव है। उनका मामला नाजी विरासत के सबसे जटिल रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो देर से सामने आता है जब पहचान पहले ही मजबूत हो चुकी होती है। लेकिन यह भी दर्शाता है कि सबसे विनाशकारी सत्य को भी एक नए महत्वपूर्ण आख्यान में समाहित किया जा सकता है। जैसा कि वह स्वयं कहती हैं, रक्त न तो दोषी ठहराता है न ही मुक्ति देता है, केवल विवेक ही बचाता है। रिचर्ड इचमैन, द डिग्निटी ऑफ द नॉन रेनेगेड। जबकि तृतीय रेह के कुछ उत्तराधिकारियों ने सार्वजनिक प्रदर्शन या आंतरिक निर्वासन का विकल्प चुना, रिचर्ड इचमैन ने कम दिखाई देने वाला लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण मार्ग चुना। प्रदर्शन के बिना अस्वीकृति, तमाशा के बिना प्रतिबद्धता। होलोकॉस्ट की व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति के पुत्र रिकार्डो ने कभी भी प्रसिद्धि की चाह नहीं की और न ही अपने उपनाम को अपना बैनर बनाया। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के नैतिकता को चुना। रिकार्डो का जन्म 1955 में ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनके पिता एडोल्फ इचमैन रिकार्डो क्लेमेंट के उपनाम से रहते थे, एक ऑटोमोटिव कंपनी में काम करते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण सामान्य तरीके से करते थे। छोटे रिकार्डो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पिता वास्तव में कौन थे। उस परिवहन प्रणाली के निर्माता जिसने लाखों यहूदियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। जब 1960 में मोसाद ने एडोल्फ इचमैन को पकड़ लिया और उसे इजराइल लाया, तब रिकार्डो की उम्र मुश्किल से 5 साल थी। घटना के बारे में उसकी स्मृति धुंधली है। पिता गायब हो गए, मां रो रही है, घर अब सुरक्षित नहीं है। 2 साल बाद यरूशलेम में एक मुकदमे के बाद आइखमन को फांसी दे दी गई, जिसने विश्वव्यापी ध्यान खींचा। अपनी मां के साथ जर्मनी लौटने पर रिकार्डो घने सन्नाटे वाले वातावरण में बड़ा हुआ। इसमें रेलगाड़ियों, गैस चैम्बरों या परीक्षणों की कोई बात नहीं हुई, लेकिन अतीत हर बाधित बातचीत में एक भूत की तरह मंडराता रहता था। अपने बड़े भाइयों क्लॉस, होर्स्ट और डीटर के विपरीत रिकार्डो ने अपने पिता के प्रति कोई सहानुभूति विकसित नहीं की। किशोरावस्था में जब उन्होंने स्वयं जांच शुरू की तो उन्हें एक भयावह वास्तविकता का पता चला। एडोल्फ इचमैन कोई साधारण नौकरशाह नहीं थे। वह नरसंहार का एक कट्टर आयोजक था, जिसके अदालती बयानों से उसके कार्यकुशलता पर खेद नहीं बल्कि गर्व प्रकट हुआ। जबकि उनके भाइयों ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता का बचाव किया और उनमें से कुछ ने नव नाजी संगठनों की स्थापना भी की, रिकार्डो ने दूसरा रास्ता चुना। मुझे कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, मुझे अस्वीकृति का एहसास हुआ। हाल के इतिहास में खुद को डुबोने के बजाय उन्होंने अपनी नजर गहरे अतीत की ओर मोड़ ली। उन्होंने हिडलबर्ग में पुरातत्व, प्रागैतिहासिक काल और मिस्र विज्ञान का अध्ययन किया, जिसमें प्राचीन निकट पूर्वी संस्कृतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने 1984 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और जर्मन पुरातत्व संस्थान में शामिल हो गए, जहां उन्होंने विवादों से दूर एक सम्मानित करियर बनाया। अपनी सेवानिवृत्ति तक वे ओरिएंट विभाग के निदेशक रहे तथा उन्होंने सीरिया, मिस्र और जॉर्डन में उत्खनन का नेतृत्व किया। यह पेशेवर चुनाव आकस्मिक नहीं था। जबकि अन्य लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने सहस्राब्दियों से अलग हुई सभ्यताओं का अध्ययन किया। पुरातात्विक अवशेषों ने हाल की भयावह घटनाओं को सापेक्षिक रूप से देखते हुए एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा उन्हें मानव इतिहास की लंबी श्रृंखला में रखा है, किसी औचित्य के रूप में नहीं बल्कि एक संदर्भ के रूप में। 1995 रिकार्डो की एक प्रतीकात्मक मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात झवी अहरोनी से हुई, जो मोसाद एजेंट था और जिसने उनके पिता को पकड़ लिया था। यह बैठक निजी थी और कैमरों से दूर थी। इसमें माफी या आरोप प्रत्यारोप जैसी कोई बात नहीं हुई। बस उस आदमी से मिलने की उत्सुकता थी जिसने पारिवारिक धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था। बाद में उन्होंने कहा, मैं मृत्युदंड के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे पिता को क्यों फांसी दी गई। वह इतिहास के सबसे बड़े अपराध के लिए जिम्मेदार थे। यह कथन उनके भाइयों से मौलिक अंतर दर्शाता है, जिन्होंने एडोल्फ को एक षड्यंत्र का शिकार के रूप में प्रस्तुत करने पर जोर दिया था। रिकार्डो का अपना अंतिम नाम न बदलने का निर्णय शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। गर्व से नहीं बल्कि ईमानदारी से। मेरा नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। मैं इसे गरिमा के साथ धारण करना चाहता हूं और यह दिखाना चाहता हूं कि उपनाम यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं। रीनर हॉस, जो स्मृति के प्रवक्ता बन गए, या कैटरीन हिमलर, जिन्होंने पारिवारिक अभिलेखों पर शोध किया,
के विपरीत रिकार्डो ने अपने काम और रोजमर्रा के व्यवहार के माध्यम से बोलना चुना। उन्होंने टेलीविजन साक्षात्कारों और संस्मरण लिखने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उनकी कुछ सार्वजनिक उपस्थितियां अकादमिक संदर्भ में हुईं, जहां उन्होंने जल्लाद के बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में बात की। विश्वविद्यालय की कक्षाओं में उन्होंने कभी अपने पिता का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब कोई छात्र उनका अंतिम नाम पहचानता और पूछता तो वे ईमानदारी से जवाब देते, हाँ, मैं उनका बेटा हूं और मैं उनके कृत्य को पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं। जर्मनी में ईशमन उपनाम के साथ रहने का मतलब था विविध प्रतिक्रियाओं का सामना करना, विकर्षण से लेकर रुग्ण जिज्ञासा तक। रिकार्डो ने हमेशा गरिमा के साथ जवाब दिया, बिना किसी सहानुभूति की मांग किए या अपनी पृष्ठभूमि को अपने पेशेवर विकास को सीमित करने की अनुमति दिए। उनके विवेक का एक कारण अपने परिवार की सुरक्षा करना था। विवाहित और बच्चों के साथ उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जहां अतीत कोई रहस्य नहीं था, लेकिन न ही वह वर्तमान पर हावी था। उन्होंने अपने बच्चों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्व और अपराध बोध विरासत में न मिलने की असंभवता की शिक्षा दी। अपने दुर्लभ सार्वजनिक प्रदर्शनों में से एक में उन्होंने अपने दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत किया, हमें अपराध बोध विरासत में नहीं मिलता, लेकिन हमें परिणाम विरासत में मिलते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि उसे उनके साथ क्या करना है। यह स्थिति सार्वजनिक सक्रियता और इनकार के बीच तीसरे रास्ते का प्रतिनिधित्व करती है। रिकार्डो को नाटकीय इशारों या आडंबरपूर्ण घोषणाओं की आवश्यकता नहीं थी। उनका प्रतिरोध मौन किंतु निरंतर था। उन्होंने पुरातत्व को नाजीवाद से भी पुराने अतीत से जुड़ने के लिए चुना। उन्होंने अपना उपनाम इस बात की पुष्टि के रूप में रखा कि व्यक्ति अपने वंश से निर्धारित नहीं होता, और उन्होंने अपने परिवार के इतिहास के महिमा मंडन और मीडिया के शोषण दोनों को अस्वीकार कर दिया। उनका दृष्टिकोण उन अन्य वंशजों से भिन्न है जिन्होंने अपने उपनाम को सार्वजनिक मुद्दा या आय का स्रोत बना लिया है। रिकार्डो दर्शाते हैं कि नैतिकता को दर्शकों की आवश्यकता नहीं होती। अतीत से विच्छेद अंतरंग और मौन हो सकता है, लेकिन कम गहरा नहीं। जहां अन्य लोग भाषण देते थे, वहां उसने कब्रें खोदी। जहां अन्य लोग कैमरे के सामने रोते थे, वहीं उन्हें पुराने अभिलेख पसंद थे। उनका जीवन ही उनका संदेश है। आप एक नरसंहारकर्ता की संतान होकर भी ईमानदारी और ज्ञान का जीवन बना सकते हैं। अक्षुण्ण राजवंश रीच का भाग्य। जबकि कुछ वंशजों को अपने उपनामों के प्रतीकात्मक महत्व से जूझना पड़ा, वहीं अन्य को कुछ अधिक ठोस चीज विरासत में मिली। तीसरे रह के दौरान अर्जित संपत्ति। इस अध्याय में इस बात की जांच की गई है कि नाजीवाद की आर्थिक शक्ति ने सैन्य पराजय के बाद भी किस प्रकार खुद को आधुनिक जर्मनी के कॉरपोरेट परिदृश्य में पुनः स्थापित किया। राजनीतिक नेताओं के विपरीत शासन के साथ सहयोग करने वाले कई व्यापारियों पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया। उनके औद्योगिक साम्राज्य अगली पीढ़ियों को बरकरार रहे। साथ ही उनके मूल के बारे में एक अजीबोगरीब चयनात्मक विस्मृति भी बनी रही। उपनाम क्वांट, जो आज BMW के साथ जुड़ा हुआ है, इस निरंतरता का उदाहरण है। कुलपति गुंथर क्वांट महज अवसरवादी व्यवसायी नहीं थे। वह एक उत्साही सहयोगी थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को नाजी युद्ध प्रयासों में लगा दिया था। युद्ध के दौरान उनकी कंपनियों ने 50,000 से अधिक जबरन मजदूरों, युद्धबंदियों, निर्वासित यहूदियों और राजनीतिक कैदियों को गुलाम जैसी परिस्थितियों में हथियार, पनडुब्बी बैटरी और गोला बारूद का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया। इसके प्रतिष्ठानों में हुई मौतें कभी भी लेखा अभिलेखों में दर्ज नहीं की गईं। युद्ध के बाद गुंथर क्वांट पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया। 1954 में न्याय का सामना किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे हर्बर्ट क्वांट को न केवल पारिवारिक साम्राज्य विरासत में मिला, बल्कि उन्होंने उसका विस्तार भी किया। वे ही थे जिन्होंने 1960 के दशक में BMW को दिवालियेपन से बचाया था और उसे आज की विशाल कंपनी बनाया था। आज उनके बच्चे सुजैन क्लैटन और स्टीफन क्वांट कंपनी के लगभग 50% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं और जर्मनी के सबसे अमीर लोगों में से हैं। डॉक्यूमेंट्री दी साइलेंस ऑन ऑफ द क्वांट्स 2007 ने पहली बार इस छिपे हुए इतिहास को उजागर किया, जिसमें परिवार के नाजीवाद के साथ सीधे सहयोग के बारे में दस्तावेज और साक्ष्य दिखाए गए। जनता के दबाव के कारण उन्हें एक स्वतंत्र जांच के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। स्कोल्टिस रिपोर्ट, जिसने 1000 से अधिक पृष्ठों में अपराधों और कॉरपोरेट मिलीभगत की पुष्टि की। हालांकि
इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप कोई महत्वपूर्ण मुआवजा या कॉरपोरेट छवि में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। जिन कारखानों में दास श्रमिकों की मृत्यु हुई थी वे अभी भी चल रहे हैं। 20वीं सदी के सबसे अंधकारमय वर्षों के दौरान अर्जित की गई यह संपत्ति आज भी लाभांश उत्पन्न कर रही है। इसी राजवंश के अंतर्गत कोलिन बेट्टिना क्वांट का मामला उल्लेखनीय है, जो मैग्डा गोएबल्स की पोती थीं, जो नाजी प्रचार मंत्री की पत्नी और रीच की प्रतीकात्मक मां थीं। 16 साल की उम्र में कोलिन को पता चला कि उसकी दादी अतीत की कोई अमूर्त शख्सियत नहीं थी, बल्कि वह महिला थी जिसने हिटलर के बंकर में अपने 6 बच्चों को साइनाइड देकर मार डाला था। इस रहस्योद्घाटन ने उनका जीवन बदल दिया। अपनी बहनों के विपरीत कोलिन ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उसने यहूदी धर्म अपना लिया और अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए। उन्होंने यहूदी व्यवसायी से विवाह किया जो नरसंहार से बचे लोगों के वंशज थे, और इस तरह उन्होंने कानूनी दस्तावेजों में नहीं बल्कि जीवन के निर्णयों में एक सीमा खींची। उसकी बहनों ने दूसरा रास्ता चुना। क्वांट साम्राज्य के उत्तराधिकारी होने के कारण उन्होंने अपना व्यक्तित्व गुप्त रखा। उन्होंने गोएबल्स नाम तो छोड़ दिया, लेकिन उन कारखानों से मिलने वाले लाभांश को नहीं छोड़ा जहां यहूदी कैदियों की मौत होती थी। बैड होमबर्ग से वे पारिवारिक होल्डिंग कंपनी को नियंत्रित करते हैं तथा विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। दुर्लभ साक्षात्कारों में वे स्वीकार करते हैं कि उस इतिहास के साथ जीना एक बोझ है, लेकिन उस बोझ ने हमें इसके भौतिक लाभों का आनंद लेने से नहीं रोका है। इस आर्थिक निरंतरता का एक अन्य प्रतीक फ्रेडरिक फ्लिक है, जो तीसरे रईख के महानतम उद्योगपतियों में से एक है। इस्पात, रसायन और हथियार कंपनियों के उनके समूह को न केवल इस शासन से लाभ मिला, बल्कि उन्होंने इसके निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान भी दिया। फ्लिक ने नाजी पार्टी को लाखों डॉलर का दान दिया और तथाकथित जबरन आर्यीकरण के माध्यम से यहूदी व्यवसायों पर कब्जा कर लिया। युद्ध के दौरान उन्होंने कम से कम 60 संयंत्रों में दास श्रम का प्रयोग किया। वह नूर्नबर्ग में मुकदमा चलाए गए कुछ दिग्गजों में से एक थे, जहां उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के लिए 7 साल की सजा मिली थी। वह केवल 3 वर्ष का हुआ। वहां से जाने के बाद उन्होंने आश्चर्यजनक गति से अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। 1960 के दशक तक वह पुनः यूरोप के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनके बेटे फ्रेडरिक कार्ल फ्लिक को न केवल संपत्ति बल्कि मौन भी विरासत में मिला। 1985 में उन्होंने डेमलर बेंज में अपनी हिस्सेदारी 2 बिलियन मार्क में बेच दी, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से उस धन के स्रोत पर चर्चा नहीं की। फ्लिक राजवंश इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार आर्थिक शक्ति किसी भी राजनीतिक पराजय के बाद भी बरकरार रह सकती है। पोर्श का मामला इसी निरंतरता को दर्शाता है। ब्रांड के संस्थापक फर्डिनेंड पोर्श कठिन परिस्थितियों में फंसे एक अराजनीतिक व्यवसायी नहीं थे। उन्होंने हिटलर के सीधे आदेश पर वॉक्सवैगन बीटल का डिजाइन तैयार किया और उनकी फैक्ट्रियों में 15,000 से अधिक बंधुआ मजदूरों की मदद से वेहरमाच के लिए सैन्य वाहन तैयार किए गए। युद्ध के बाद फर्डिनेंड को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन उन पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया। उनके बेटे फेरी पोर्श ने एसएस के पूर्व सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए पारिवारिक व्यवसाय का पुनर्निर्माण किया। आज पोर्शे पीच परिवार दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन समूह के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, जबकि उसने कभी भी इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई महत्वपूर्ण बयान नहीं दिया है। जर्मन घरों में डॉ ओटकर जैसे ब्रांड बहुत कम हैं। उनके खाद्य उत्पाद पिज्जा, डेसर्ट, यीस्ट लाखों रसोई घरों में मौजूद हैं। नाजी युग के दौरान इस पारिवारिक व्यवसाय ने युद्ध प्रयासों से बहुत लाभ कमाया, बंधुआ मजदूरों का इस्तेमाल किया और एसएस के साथ सहयोग किया। परिवार ने हाल ही में अपने अतीत पर एक अध्ययन कराया, जिससे इन तथ्यों की पुष्टि हुई। प्रतिक्रिया एक संक्षिप्त कॉरपोरेट वक्तव्य थी, जिसमें कोई ठोस सुधारात्मक संकेत नहीं था। यह पैटर्न दर्जनों जर्मन कंपनियों में दोहराया गया है। नाजी शासन के साथ मिलीभगत का दस्तावेजीकरण करने वाली ऐतिहासिक जांच, जिसके बाद न्यूनतम प्रतिक्रिया और कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं। रिपोर्टें संग्रहित होकर अकादमिक अभ्यास में तब्दील हो जाती हैं, जिनका धन वितरण पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। जर्मनी ने अपने राजनीतिक अतीत और आर्थिक अतीत से जिस तरह निपटा है, उसमें एक अद्भुत अंतर है। जबकि नाजी नेताओं के अपराधों को व्यापक रूप से प्रलेखित और निंदा किया गया है, उन्हीं अपराधों के आधार पर अर्जित संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के लिए लाभ उत्पन्न कर रही है।
स्मारक पीड़ितों की याद में बनाए गए हैं, लेकिन ट्रेडमार्क ने जल्लादों से उनका संबंध मिटा दिया है। नाजी बिलियनियर्स के लेखक डेविड डी जोंग इस विरोधाभास का सारांश देते हैं। कुछ जर्मन परिवार अपने पोते पोतियों को नरसंहार की कहानी सुनाने के लिए बैठते थे, अन्य लोग लाभांश गिनने के लिए बैठते थे। ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट जिम्मेदारी प्रत्येक पीढ़ी के साथ कम होती जा रही है। नाजी उद्योगपतियों के पोते और परपोते बिना किसी तर्क के यह तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वे दास श्रम और व्यवस्थित लूट पर आधारित विरासत से लाभ उठाते रहे हैं। नाजी विरासत का यह आर्थिक आयाम जर्मन स्मृति में एक कम दृश्यमान लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि रेनर हॉस और कैटरिन हिमलर जैसे वंशजों ने सार्वजनिक रूप से अपने पूर्वजों की विरासत का सामना किया है, महान औद्योगिक राजवंशों ने बड़े पैमाने पर विवेकपूर्ण चुप्पी या बिना किसी भौतिक परिणाम के प्रतीकात्मक इशारों को चुना है। इन अछूते भाग्यों से उत्पन्न प्रश्न न केवल नैतिक है बल्कि व्यावहारिक भी है। ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति का वास्तव में क्या अर्थ है जब अपराध का आर्थिक लाभ उन्हीं लोगों को मिलता रहे? क्या कोई समाज अपने अतीत के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है जब नाजी शासन के दौरान निर्मित आर्थिक संरचनाएं उसके वर्तमान को निर्धारित करती रहती हैं? 2022 में जर्मन वित्तीय विश्लेषकों के एक समूह ने यूरोप का पहला नैतिक कोष बनाया जो अपने पोर्टफोलियो से तीसरे राइह से ऐतिहासिक संबंध रखने वाली किसी भी कंपनी को बाहर कर देगा। गैरेट इन्वेस्ट नामक यह फंड एरोल्सन आर्काइव की अवर्गीकृत रिपोर्टों, जबरन मजदूरों की सूची और न्यायिक डेटाबेस पर आधारित है। 40 से अधिक कंपनियों की पहचान नाजी शासन के साथ अधिग्रहण, दास श्रम या अनुबंधों के लाभार्थियों के रूप में की गई। ओटकर, BMW, सीमेंस और MAN जैसी कुछ कंपनियों को सूचकांक से हटा दिया गया। प्रयास के बावजूद फंड को फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तथा कई कंपनियों ने मांग की कि उनके नाम सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटा दिए जाएं। यह कोष अभी भी सक्रिय है और नीदरलैंड तथा फ्रांस में भी इसी प्रकार की पहल की गई है, जिससे तीसरे राइह के वित्तीय उत्तराधिकारियों पर आर्थिक दबाव का एक नया रास्ता खुल गया है। इस कहानी में उपनाम महज प्रतीकात्मक विरासत नहीं है, वे ट्रेडमार्क, स्टॉक शेयर, अचल संपत्तियां हैं। 1945 में तीसरे राइह की आर्थिक शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, इसने केवल अपना रूप बदला, एक नरसंहारक मशीन से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत सम्मानजनक पारिवारिक व्यवसायों में तब्दील हो गई। बड़े व्यापारिक घरानों की आर्थिक शक्ति के अलावा एक कम चर्चित लेकिन समान रूप से उजागर करने वाली घटना है नाजी नेताओं के तत्काल परिवार के सदस्यों का मौन सामान्यीकरण, जिनमें से कई सार्वजनिक निंदा से बचते रहे, भौतिक विशेषाधिकार बनाए रखे या यहां तक कि अपनी विरासत का सामना किए बिना संस्थागत शक्ति के पदों पर आसीन रहे। हेनरिक हिमलर की बेटी गुडरुन बुरविट्स का मामला प्रतीकात्मक है। नाजी विचारधारा की कट्टर समर्थक होने के कारण उन्होंने कभी अपने पिता का त्याग नहीं किया। दशकों तक उन्होंने चुपचाप स्टिलहिल्फ मूक सहायता संगठन का नेतृत्व किया, जो भाग रहे या जेल में बंद नाजी युद्ध अपराधियों को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। बर्विट्स म्यूनिख के बाहरी इलाके में रहते थे, जहां उन्हें राष्ट्रवादी हलकों से सामाजिक समर्थन प्राप्त था और उन्हें अपनी सक्रियता के लिए कभी भी किसी कानूनी या सामाजिक परिणाम का सामना नहीं करना पड़ा। एक अन्य उदाहरण एडा गोरिंग का है, जो लुफ्टवाफे कमांडर और प्रचार मंत्री हरमन गोरिंग की एकमात्र बेटी थी। एक रीच राजकुमारी के रूप में पली बढ़ी, उसने युद्ध के बाद भी अपनी प्रतीकात्मक स्थिति बरकरार रखी। वर्षों तक उन्हें एक रीच अधिकारी की बेटी के रूप में राज्य पेंशन प्राप्त हुई। वे विरासत में मिली संपत्तियों पर जीवन यापन करती रहीं तथा उन्होंने अपने पिता की भूमिका के लिए कभी पश्चाताप नहीं दिखाया। 2018 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने छिटपुट साक्षात्कार दिए, जिनमें उन्होंने जर्मन हार पर दुख व्यक्त किया, लेकिन शासन के अपराधों पर नहीं। ऑस्ट्रिया में आर्थर सेयस इनक्वार्ट के वंशज, जो नीदरलैंड में दमन के लिए जिम्मेदार थे, चुपचाप सार्वजनिक जीवन में पुनः शामिल होने में कामयाब हो गए। कुछ लोग छोटे मोटे तकनीकी या राजनीतिक पदों पर थे, लेकिन उन्होंने अपना उपनाम बदलकर और स्वेच्छा से अपने परिवार के इतिहास को छोड़कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली थी। ये पैटर्न उच्च पदस्थ नाजियों के अन्य परिवारों में भी दोहराया गया, जिनके बच्चों और पोते पोतियों ने सामुदायिक चुप्पी और मीडिया के दबाव की कमी से इतिहास का सामना किए बिना अपने जीवन को फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की। मेमोरी ऑन द रन, वे वंशज जो कभी नहीं बोले।
नाजीवाद के उत्तराधिकारियों का मानचित्र न केवल अतीत के प्रति भिन्न प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है, बल्कि दृश्यता के विभिन्न स्तरों को भी प्रकट करता है। हर रेनर होस जो अपनी बात कहने का विकल्प चुनता है, उसके दर्जनों वंशज ऐसे होते हैं जो चुप्पी साध लेते हैं, इनकार कर देते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। यह अध्याय उस कम दिखाई देने वाले क्षेत्र की पड़ताल करता है, उन लोगों की जिन्होंने कभी मुखर होकर नहीं कहा, जिन्होंने चुप्पी को रणनीति में बदल दिया। एडोल्फ इचमैन के ज्येष्ठ पुत्र क्लॉस इचमैन इस सक्रिय इनकार का प्रतीक हैं। जर्मनी में जन्मे और युद्ध के बाद अर्जेंटीना चले गए। वे एक ऐसे पारिवारिक कथानक के साथ बड़े हुए जिसमें उनके पिता को युद्ध अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक सताए गए देशभक्त के रूप में चित्रित किया गया था। ब्यूनस आयर्स में अपनी किशोरावस्था के दौरान वे अक्सर जर्मन युवा मंडलियों में जाते थे, जहां उनकी मुलाकात सिल्विया हरमन से हुई, जो एक यहूदी डचाऊ उत्तरजीवी की बेटी थी। इस आकस्मिक मुलाकात ने इतिहास बदल दिया। बातचीत में क्लॉस अपने पिता के बारे में गर्व से बोलने लगा और यहूदी विरोधी बातें दोहराने लगा। भयभीत सिल्विया ने अपने पिता लोथर हरमन को यह बात बताई, जिन्होंने मोसाद को इसकी सूचना दी। इस गवाही से अर्जेंटीना में एडोल्फ इचमैन की पहचान संभव हो सकी। हालांकि अपने पिता के पकड़े जाने और फांसी दिए जाने के बाद क्लॉस ने अपनी दृष्टि पर पुनः विचार नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने अपना बचाव और तीव्र करते हुए न्याय में हेराफेरी करने के लिए यहूदी षड्यंत्र को दोषी ठहराया। उसने कभी भी अपने पिता का अपराध स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कभी भी थोड़ा सा भी खेद व्यक्त नहीं किया। उनके भाई होर्स्ट तो और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने अर्जेंटीनी नेशनल सोशलिस्ट फ्रंट की स्थापना की, जो 1960 और 87 के दशक में सक्रिय एक नव नाजी संगठन था। उस मंच से उन्होंने अपने पिता को शहीद बताया तथा होलोकॉस्ट के खंडन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उन्होंने घृणास्पद भाषण में भाग लिया, यहूदी विरोधी साहित्य वितरित किया तथा लैटिन अमेरिका में निर्वासित पूर्व एसएस अधिकारियों के नेटवर्क के साथ संबंध बनाए रखे। उनके छोटे भाई रिकार्डो इचमन के साथ उनका अंतर इससे अधिक गहरा नहीं हो सकता था। जहां रिकार्डो ने मौन किंतु दृढ़ अस्वीकृति का विकल्प चुना, वहीं क्लॉस और होस्ट ने उस विचारधारा को कायम रखने का विकल्प चुना जिसके कारण उनके पिता ने सामूहिक निर्वासन का आयोजन किया था। यह विभाजित पारिवारिक पैटर्न नाजीवाद से जुड़े अनेक परिवारों में दोहराया जाता है। एक ही परिवेश में पले बढ़े दो भाई जो बिल्कुल विपरीत रास्ते अपनाते हैं। यह आनुवंशिकी नहीं है, यह एक नैतिक निर्णय है। जात मामलों से परे चुप्पी का एक विशाल ग्रे क्षेत्र है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना और पैराग्वे के दर्जनों उच्च प्रोफाइल परिवारों के नाजी शासन से संबंध होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उनके वंशजों ने अदृश्य रहना चुना है। वे साक्षात्कार नहीं देते, वे संस्मरण नहीं लिखते, वे वृत्तचित्रों में भाग नहीं लेते हैं। उन्होंने अपने उपनाम बदल लिए हैं, अपनी जीवनी में संशोधन कर लिया है, दूर दराज के स्थानों पर प्रवास कर गए हैं या वकीलों को निर्देश दे दिया है कि वे उनके परिवार के इतिहास की किसी भी जांच को रोक दें। यह मौन तटस्थ नहीं है, इसके ऐतिहासिक परिणाम होंगे। यह संपूर्ण स्मृति के निर्माण में बाधा डालता है, कहानियों में अंतराल छोड़ देता है तथा जीवनियों में अंधकारमय क्षेत्र छोड़ देता है, और सबसे बढ़कर यह विकृति और संशोधनवाद के लिए जगह खोलता है। अनेक जर्मन परिवारों में 1945 के बाद की कहानी अफसोस की नहीं बल्कि मिथक की थी। दादा जो केवल आदेशों का पालन कर रहे थे, चाचा जो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, पिता जो कुछ यहूदियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस पारिवारिक पौराणिक कथा ने इतिहास का एक समानांतर संस्करण तैयार कर दिया है, जहां जिम्मेदारी हमेशा कहीं और होती है। ऐसी कहानियां हानिरहित नहीं हैं, उन्होंने संपूर्ण पीढ़ियों की धारणा को आकार दिया है। बच्चे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके घर को उनके यहूदी मालिकों के निर्वासन के बाद सस्ते दामों पर खरीदा गया था। किशोर इस बात से अनभिज्ञ हैं कि परिवार का व्यवसाय एसएस के साथ अनुबंधों के कारण बढ़ा है। युवा लोग जो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनका अंतिम नाम यातना शिविर के दस्तावेजों में अंकित है। इन चुप्पी से होने वाला नुकसान केवल नैतिक ही नहीं है, यह व्यावहारिक है। अपने पूर्वजों के अपराध को खुले तौर पर स्वीकार करने वाली आवाजों की कमी ने एक शून्य पैदा कर दिया है, जिसका इनकारवादी आंदोलनों द्वारा फायदा उठाया गया है। यदि वंशज स्वयं नहीं बोलते, यदि पारिवारिक अभिलेख बंद रहते हैं, यदि संपत्तियों पर स्मारक पट्टिकाएं नहीं होती, तो इनकार करने के लिए उपजाऊ जमीन मिल जाती है।
हाल के वर्षों में यूरोप में अति दक्षिणपंथी समूहों का चिंताजनक उदय देखा गया है, जो साक्ष्य के इसी अभाव का उपयोग स्थापित इतिहास पर सवाल उठाने के लिए कर रहे हैं। हर परिवार जो चुप रहता है, हर फाइल जो अप्राप्य रहती है, हर अस्पष्टीकृत भाग्य अनैच्छिक रूप से इस प्रश्न में योगदान देता है। इस चुप्पी के कारण विविध हैं। कुछ परिवारों को सामाजिक कलंक का डर रहता है, अन्य लोग अपने उपनाम से जुड़े आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे उस अतीत के बोझ तले दबे रहें जिसे उन्होंने नहीं चुना। कुछ लोग जो अल्पसंख्यक हैं, वैचारिक रूप से नाजीवाद से जुड़े हुए हैं, भले ही वे इसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त न करें। सामाजिक वातावरण भी निर्णायक रहा है। दशकों तक जर्मन समाज ने अतीत को ज्यादा टूल नहीं देना पसंद किया। कई समुदायों में पूर्व नाजी प्रतिष्ठित पदों पर लौट आए, डॉक्टर, शिक्षक, सिविल सेवक, महापौर। उस संदर्भ में बोलने वाले व्यक्ति को देशद्रोही माना गया, न कि चुप रहने वाले व्यक्ति को। लेकिन आज, जबकि प्रत्यक्ष अपराधी मर चुके हैं और ऐतिहासिक दस्तावेज व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, चुप्पी को उचित ठहराना कठिन है। जो भय पहले समझ में आने वाला था, वह अब जानबूझकर टालने वाला भय बन गया है। इन लगातार चुप्पी से उत्पन्न नैतिक दुविधा विरासत में मिले अपराध बोध से संबंधित नहीं है। कोई भी यह सुझाव नहीं दे रहा है कि पोते पोतियों को उन अपराधों के लिए माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने नहीं किए हैं। यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी का विषय है। जब किसी को सत्य तक विशेष पहुंच प्राप्त हो तो सत्य में योगदान देने का दायित्व। एक पारिवारिक पत्र, एक डायरी, मृत्युशैया पर लिखा गया इकबालिया बयान। ये निजी दस्तावेज ये समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि नाजी तंत्र किस प्रकार काम करता था, कुछ निर्णय कैसे लिए जाते थे तथा लापता व्यक्तियों के साथ क्या होता था। इन्हें छिपाकर रखने से किसी भी जीवित व्यक्ति की सुरक्षा नहीं होती। इससे उन परिवारों के लिए अनिश्चितता बनी रहेगी जो अभी भी अपने प्रियजनों के बारे में जवाब तलाश रहे हैं। मौन के कुछ समर्थक तर्क देते हैं कि पुराने घावों को खोलने से और अधिक पीड़ा ही होती है। लेकिन रेनर होस, कैटरीन हिमलर और जेनिफर टीगे जैसे वंशजों के अनुभव कुछ और ही बताते हैं। ये वास्तव में गोपनीयता, चूक, सफेद झूठ है जो अंतरपीढ़ीगत आघात उत्पन्न करता है। सत्य, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, हमें अधिक अभिन्न पहचान बनाने की अनुमति देता है। शायद मौन का सबसे विकृत पहलू यह है कि यह न केवल अतीत को छुपाता है, यह इसे विकृत भी करता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में सामूहिक कल्पना सरलीकृत आख्यानों का निर्माण करती है, जहां नाजी एक आयामी राक्षस हैं, न कि जटिल लोग जिन्होंने विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भों में नैतिक रूप से अक्षम्य निर्णय लिए। इस सरलीकरण के खतरनाक परिणाम होंगे। ये नाजीवाद को एक ऐसी ऐतिहासिक विसंगति में बदल देता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता, न ही वह जो वास्तव में था, एक राजनीतिक आंदोलन जिसने जन समर्थन जुटाया, रोजमर्रा की मिली भगत का निर्माण किया और साधारण लोगों को अपराधी या निष्क्रिय दर्शक में बदल दिया। अधिनायकवादी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस जटिलता को समझना आवश्यक है। वंशजों द्वारा बोले गए शब्दों से जो सीख मिलती है वह स्पष्ट है। अतीत का सामना करना, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, हमें अधिक प्रामाणिक वर्तमान का निर्माण करने की अनुमति देता है। यह आत्मदंड या नैतिक प्रदर्शनवाद के बारे में नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जिम्मेदारी का विषय है। हर परिवार जो चुप्पी तोड़ता है, ऐतिहासिक स्मृति की पच्चीकारी को पूरा करने में योगदान देता है। खोली गई प्रत्येक निजी फाइल अतीत के अंधेरे क्षेत्रों को उजागर करती है। प्रत्येक ईमानदार विवरण हमें यह समझने में मदद करता है कि नाजीवाद कैसे संभव था और इसलिए नए रूपों में इसकी वापसी को कैसे रोका जाए। ऐसे समय में जब यूरोप में यहूदी विरोधी भावना फिर से उभर रही है, जहां विदेशी द्वेषपूर्ण बयानबाजी राजनीतिक गति पकड़ रही है, जहां ऐतिहासिक अपराधों को महत्वहीन बनाया जा रहा है, हर चुप्पी भारी पड़ती है और हर अनुपस्थित आवाज अनजाने में विस्मृति की भागीदार बन जाती है। नाजीवाद का इतिहास 1945 में समाप्त नहीं हुआ। यह बंद अभिलेखों में, अस्पष्टीकृत भाग्य में, बदले हुए उपनामों में, विकृत पारिवारिक इतिहासों में जीवित है। मौन न केवल एक समझने योग्य व्यक्तिगत प्रतिक्रिया रही है, यह दंड से मुक्ति के लिए एकदम उपयुक्त बहाना है जो न्यायिक प्रणाली से परे है और इतिहास तक पहुंचती है। चुनिंदा स्मृति की दंड से मुक्ति। बात करने से दुख होता है, लेकिन न बोलने से दुख होता है। यह वह दुविधा है जिससे जर्मन चेतना तीसरे राइह के पतन के 8 दशक बाद भी जूझ रही है, और शब्द और मौन के बीच के तनाव में शायद
एक ऐसे भविष्य की संभावना निहित है जहां इतिहास खुद को न दोहराए, न ही त्रासदी के रूप में और न ही प्रहसन के रूप में।